हाँ भाई, नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के अंदर जो अपना मिड फर्स्ट चल रहा है उसमें अपने थर्ड चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो लास्ट लेक्चर था अपना क्या था कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है और सेंट्रल फोर्स में वर्क डन कितना होता है, सेंट्रल फोर्स वर्क डन कितना होता है सेंट्रल फोर्स के लिए, ठीक है ना। तो वो अपन ने चर्चा की थी, अपन ने ये भी किया था कि सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं और क्लोज पाथ पे किया गया कार्य का मान कितना आ रहा था, उसके लिए 0 आ रहा था। भाई सेंट्रल फोर्स के लिए क्लोज पाथ में किए गए कार्य का मान 0 आ रहा था। यहाँ तक अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है। सेंट्रल फोर्स वर्क डन कितना हो, कुछ कहाँ से, ठीक है। ये कि सेंट्रल फोर्स संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य प्रारंभिक अंतिम बात पे डिपेंड, बात की बात 0 होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पता है, ठीक है। उसी में अपन कंटिन्यू करते हैं, उसी लेक्चर को अपन आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो उसी में अपन कंटिन्यू करते हैं, उसी अपन बात करते हैं। आज अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक दो थ्योरम्स हैं, उनका अपन क्या करेंगे भाई, प्रूव करेंगे। स्टेटिस्टिक्स का क्या करेंगे अपन, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, भाई हेडिंग लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बारे में अपन जानेंगे, तो क्लास में बहुत अच्छा होगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाई स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की भाई। स्थितिज ऊर्जा जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो भाई, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्थिर ऊर्जा क्या होती है, तो तुमने ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि के कारण, ठीक है, कोई भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके कारण जो उसमें एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। स्थिति बोल सकते हो, अभिविन्यास बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके कारण पहले के टाइम में क्या होता था, वॉच चलती थी, है ना, और वॉच भी ऐसे चलती थी चाबी वाली। तो रोज अपन को जैसे चाबी भरनी होती थी, चाबी भरने के बाद उसमें क्या स्प्रिंग होती थी, क्या आ जाती थी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होती थी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, जिसके कारण अपनी वॉच चलती रहती थी, है ना। जब वो कंप्लीट हो जाती थी तो वॉच रुक जाती थी, फिर से उसमें चाबी भरना होता। वो बहुत पुराने टाइम की बात है, आज के टाइम बहुत डिजिटल हो गया है काफ़ी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। दूसरा मैं एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ कि पोटेंशियल की बात कैसे करूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कैसे करूँ। तो आप बोलते थे कि मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को जैसे जैसे मैं हाइट पे ले जाता हूँ, एम मास का कोई पार्टिकल है, अगर मैं इसको एच हाइट पे ले गया तो तुम बोलते थे इसकी पोटेंशियल एम जी एच। अब जैसे जैसे मैं हाइट पे ले गया तो और एम जी एच क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे नीचे लाऊंगा तो एम जी एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं प्रूव करूँगा, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी के लिए कि ये कैसी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है कि अभी पार्टिकल यहाँ था तो ग्राउंड लेवल पे हिट के कारण उसका क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, मतलब वो पोजीशन चेंज करती है। क्या करती है भाई, पोजीशन चेंज करती है। तो अपन यही कहेंगे कि कण की स्थिति अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब स्प्रिंग का है कम ज़्यादा, और स्थिति मतलब पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लो यही पार्टिकल यहाँ पर रेफरेंस मान के चले और नीचे की बात करें तो एनर्जी कितनी जाएगी, माइनस एम, है ना। ये डिपेंड करेगा उसकी स्थिति हबी विन्यास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके कारण जो एनर्जी आएगी किसी पर्टिकुलर कण की, उसकी एनर्जी आएगी भाई, ऊर्जा आएगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो लिखता हूँ परिभाषा, किसी कण की वस्तु पर्टिकुलर की कण की स्थिति या अभिविन्यास, कण की या अभिविन्यास के कारण में संचित ऊर्जा में संचित ऊर्जा इकट्ठी में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है भाई। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं,
कि भाई इसका मात्रक लिख सकते हो, मात्रक लिखना चाहो तो जूल का मात्रक, और मात्रा कितना, अर्ग लिखो, अर्ग जूल होता है, तथा यह एक अदिश राशि है एक अदिश राशि है, स्थिर राशि है, अदिश राशि। एनर्जी है भाई, एनर्जी ऊर्जा क्या होती है, अदिश ही होती है। ऊर्जा क्या होती है भाई, अदिश ही। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, स्थिति ऊर्जा है। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बातें। अब अपन बात करते हैं संरक्षी बलों के अंदर किसी कण की स्थिति। ठीक है भाई, इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर किसी कण की स्थिति। ठीक है, बात कर लेते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा वो फॉर्मूला, मैं वही फॉर्मूला ड्राइव करके लाऊंगा यहाँ। संरक्षी बलों के लिए कण की संरक्षी बलों के लिए कण की भी संरक्षी बलों के लिए कण की, इस टॉपिक की बात करता हूँ। तो अपन क्या मान लेते हैं कि माना कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसको अपन किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा संरक्षी बलों के विरुद्ध लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, माना संरक्षण बल अपोजिट है, वो दूसरा फोर्स है। ठीक है, तो संरक्षी बलों के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक है ना, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर अपन इन्फाइनाइट चलाएंगे तो वो परिवर्तन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्यों, इन्फाइनाइट पे अपन पोटेंशियल कैसे मानते हैं, जीरो मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। इन्फाइनाइट पे अपनी जीरो होती है। तो मैं आपसे ये बोलूं, अगर कोई कण है उसको अपन एक संरक्षी बलों के विरुद्ध, अब मैं इसे बोलूं यदि किसी कण को किसी बाह्य बल के द्वारा संरक्षी बलों के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य ही जो अपन वर्क डन होगा, वो कार्य क्या होता है, एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अगर अपन रेफरेंस इन्फाइनाइट पे मांगे चलते हैं तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखो भाई, मैं लिख देता हूं, माना कि यदि किसी कण को यदि किसी कण को बाह्य बल द्वारा संरक्षी क्षेत्र में एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित किया जाता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित किया जाता है, दूसरी स्थिति तक विस्थापित किया जाता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य इस स्थिति में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। अगर इन्फाइनाइट भी मान लूंगा तो स्थिर ऊर्जा के बराबर ही हो जाएगा। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है भाई, अगर इन्फाइनाइट पे रेफरेंस मान लूंगा तो जीरो हो जाएगी, वो इस ऊर्जा के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं मान लेता हूं, माना माना संरक्षी बल एफ वेक्टर है, माना एक संरक्षी बल एफ वेक्टर है भाई। एफ वेक्टर कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें किसी कण को
बाह्य बल एफ एक्शनल, बाह्य बल एफ एक्शनल यदि किसी कण को बाह्य बल द्वारा संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध, संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध वो बात वही है, विरुद्ध मैंने बाह्य बल और संरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है ना, लैंग्वेज बना सकते हो, ऐसे बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। कि किसी कण को बाह्य बल द्वारा संरक्षित क्षेत्र में, अब बाह्य बल अपोजिट में होगा, संरक्षित अलग होगा, तो फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी कण को बाह्य बल द्वारा संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति, ये लिख सकते हो। संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति, ठीक है, तक विस्थापित करने में एक स्थिति से स्थापित किया जाता है, तो इस कार्य क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो बाह्य बल एफ एक्शनल द्वारा बिंदु ए से, बिंदु कैपिटल ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया जाता है, बिंदु बी तक विस्थापित किया जाता है, तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। भाई मैं ऐसा मान सकता हूं तुम्हारे लिए, देखो अपना ये कोई मान लो फील्ड है, ठीक, ये कोई अपना संरक्षी बलों का क्या है, कोई चित्र है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, अपना संरक्षी बल है, उसका एक फील्ड है, वो उसको अपन संरक्षी बलों का क्षेत्र। मैंने क्या किया कि कोई पार्टिकल था, है ना, उसको मैं अनंत से कहीं से भी किसी पार्टिकल से, मान लो यहाँ कोई ए पोजीशन थी, मैं ए से कहाँ तक लेके आया, बी तक लेके आया, और वो कैसे लेके आया, एफ एक्शनल के द्वारा लेके आया, उस पर बाहर से कोई बल लगा के। अब देखो ये तो इधर बल था, मान लो यहाँ फील्ड होगा, ऐसे तो डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, मुझे फोर्स लगा के लाना पड़ेगा, तो मुझे एफ एक्शनल लगा के लाना पड़ा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अतः जो एफ एक्शनल होगा वो कुछ इस टाइप से हो, माइनस एफ, इस टाइप से हो, ठीक है। तो इस सिलसिले में किया गया कार्य क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आ गया। W इक्वल टू कितना बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिख दूं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, अगर मैं लिखूँ डेल्टा यू, तो ये बन जाएगा कितना, ए से बी, और ये बन जाएगा कितना, एफ एक्शनल, और ये बन जाएगा कितना, डॉट कितना बन जाएगा भाई, डी आर बन जाएगा, क्योंकि एफ एक्शनल कितना है, माइनस एफ है, और इसमें चेंज लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँ पी माइनस कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा भाई, ए से बी, और ये बन जाएगा कितना, माइनस एफ लिख दिया, डॉट कितना बन गया, डी आर बन गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये वर्क डन था, ये डब्लू था, संरक्षी बलों के लिए क्या था, ये कार्य था, ठीक है ना, तो ये डब्लू था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सटर्नल बल का वर्क डन है, ये किसका है भाई, एक्सटर्नल का, एफ डॉट डी आर, ये जबकि क्या था, संरक्षी बलों के लिए था, ठीक है। तो यू ए माइनस यू बी हो गया। मैं मान लेता हूँ यदि बिंदु ए, यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित, अगर बिंदु ए अनंत पे स्थित हुआ, यहां कितना बन जाएगा, देखो ए टेंस टू कितना बना, इनफाइनाइट, ए जो टेंस टू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां बनेगा यू बी माइनस जी इक्वल टू कितना, माइनस ए से बी, और ये बन जाएगा कितना, एफ फैक्टर डॉट कितना बनेगा भाई, डी आर बनेगा। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से यू बी बना, यू पे कितना, ये इनफाइनाइट कर दूँ एक, अगर इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट बन गया, ये कितना बन गया पी, और ये बन गया कितना, एफ फैक्टर डॉट कितना बन गया, डी आर वेक्टर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो, ये इनफाइनाइट रख दिया। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से, इनफाइनाइट से बी तक लाया, इनफाइनाइट से बी तक। अगर मान लो संरक्षी बलों में जो बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कोई आर वेक्टर हो, संरक्षी बल के लिए जो बी का जो पोजीशन क्या हो, अगर बी का स्थिति कहाँ हो, आर वेक्टर हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यदि बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु, यदि बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश
आर हो तो भाई, आर हो तो पोजीशन की बात कर रहा हूँ है ना, आर वेक्टर लिख सकते हो, लेकिन अपन को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ठीक है, आर है, ये कितना बन जाएगा इनफाइनाइट से आर, तो यू बी कितना बन जाएगा, यू बी लिख दूं, और बी कहाँ पे चला जाएगा, बी आर पे चला, ये बनेगा u, और ये बन गया माइनस इनफाइनाइट से r, और ये बन गया कितना एफ वेक्टर डॉट कितना डी आर वेक्टर बन गया। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी भाई, ये अपनी क्या आएगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी संरक्षी बलों के लिए, है ना। इसके लिए भाई संरक्षी बलों के लिए, इसके लिए आएगी भाई संरक्षी बलों के लिए आएगी। एक्शनल फोर्स के लिए अलग थी, अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग वाली, तो वहां मैंने स्प्रिंग को एक्शनल फोर्स से था, तो वर्क डन कितना था -1/2 की एक्स स्क्वायर। अगर मैं उसी की बात करूँ संरक्षी बलों के लिए, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वर्क डन का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वर्क डन का कितना हो जाएगा भाई माइनस, फिर यू इक्वल टू कितना आ जाएगा -w आ जाएगा, तो वहां एनर्जी कितनी हो जाएगी +1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, एक्सटर्नल फोर्स के लिए माइनस आता था, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स के लिए वहां माइनस आता था, लेकिन संरक्षण बात करूंगा तो w कितना हो जाएगा, यू का माइनस हो प्लस हो जाएगी वहीं पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट से किसी बिंदु r संरक्षित क्षेत्र में किसी r तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, बराबर होता है ना, उसके विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने कुछ स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट को अपन प्रूव करते हैं, एज ए अपन क्वेश्चन लिख सकते हो उन चीज़ों को, एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अपना ये है, जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट अपना ये है, सिद्ध कीजिए कि किसी संरक्षी बल का मान, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट आपको ये है, आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, लिखना भाई स्टेटमेंट लिखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए किसी संरक्षी बल को, सिद्ध कीजिए कि किसी संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा की, संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक, ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे लिख सकते, सिद्ध कीजिए कि किसी संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक, ऋणात्मक अदिश प्रवणता, ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। ऋणात्मक अदिश प्रवणता, ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे हो सकता है स्टेट, या फिर ऐसे हो सकता है संरक्षी बलों का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के बराबर होता है। बात एक ही, ऐसे भी स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे, अर्थात आपसे ये प्रूव करवा रहा है ये, इस जाना एफ वेक्टर इक्वल टू कितना माइनस ग्रेडियंट ऑफ कितना, या फिर माइनस डेल वेक्टर कितना। ऐसे भी लिख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बलों का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के बराबर होता है, या फिर संरक्षी बलों को स्थिर ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब यही है, और मतलब कहने का मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू कितना होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, और माइनस डेल वेक्टर यू होता है। माइनस डेल वेक्टर कितना होता है, यू होता है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि कोई संरक्षी बल एफ वेक्टर है, और एफ वेक्टर को मान लेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ, हाँ एफ जेड के कैप मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां से अपन को देखना है, अपन को एफ वेक्टर निकालना है। ठीक है, वहां से अपन को सबसे पहले क्या चाहिए भाई, एफ वेक्टर चाहिए। लिखो भाई, लिखना, माना, माना देखो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखता हूं, माना संरक्षी बल एफ वेक्टर, माना संरक्षी बल एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर कितना एफ एक्स आई कैप प्लस कितना एफ आई कैप प्लस कितना एफ जेड कितना, तथा स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं, तथा स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश कैसे है भाई, सदिश है यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू कितना
एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अगर मैं इसका डी आर वेक्टर लिखना चाहूँ तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई कितना जे कैप प्लस डी जेड कितना के कैप नंबर। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ से स्थिर ऊर्जा की परिभाषा से लिखता हूँ, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा से। और स्थितिज ऊर्जा से कैसे लिखूंगा भाई, स्थिर ऊर्जा से मैं ऐसे लिखूंगा U इक्वल टू कितना होता था माइनस इन लिमिट को एफ डॉट डी आर हो गया। अगर दोनों तरफ मैं क्या करूं समाकलन से, देखो भाई दोनों ओर समाकलन से करूंगा, दोनों ओर अवकलन से, सॉरी दोनों ओर अवकलन से भाई, दोनों ओर अवकलन से अगर मैं अवकलन करूं तो ये बन जाएगा कितना बताओ डी यू, और बन जाएगा माइनस समाकलन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना एफ वेक्टर डॉट कितना डी आर वेक्टर 3। समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रख दूंगा, एफ का मान रख दूंगा, डॉट डी आर का मान रख दूंगा। ठीक है, तो करता हूं काम। समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, 1 तथा 2 से मान रखने पर, दोनों से मैं मान रखता हूँ, वहाँ मान रखने के बाद क्या बनेगा देखो, यहाँ तो अपना डी यू था, मैंने माइनस तो एज इट इज रखा, एक बार एफ फैक्टर रखना है तो ये बन गया एफ एक्स आई कैप प्लस कितना एफ आई कितना जे कैप प्लस एफ जेड कितना के कैप। इसका डॉट करूंगा किसके साथ, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस कितना डी वाई जे कैप प्लस डी जेड कितना बताओ के कैप। आई का आई के साथ डॉट 1, बाकी का 0 हो जाएगा। ये बनेगा डी यू, यहाँ बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस कितना, ये बनेगा कितना एफ आई डी वाई प्लस कितना बनेगा यहाँ एफ जेड डी जेड बनेगा। ये कोई नंबर लिख दूँ मैं कितना 4 नंबर, ये कोई नंबर कितना हो गया 4 नंबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल चीज़ें पहले भी कर रहे हैं। अब मान लो अपन ने इस ऊर्जा को पढ़ा था कि इस पे डिपेंड करेगा, अभिविन्यास पे डिपेंड करेगा। मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ कि कोई पोजीशन है एक्स वाई जेड, उस पर निर्भर करता है, मतलब यू किसका फलन हो जाएगा वाई जेड का। मैं लिखता हूँ माना स्थितिज ऊर्जा, माना स्थितिज ऊर्जा यू, माना स्थिति और स्थिति कैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर निर्भर करती, पर निर्भर करती, पर निर्भर करती है। मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब u किसका फंक्शन हो जाएगा, u का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। ठीक है भाई, ये नंबर कितना बन गया कोई 5। समीकरण 5 का आंशिक अवकलज करता हूँ, समीकरण 5 के आंशिक अवकलज, समीकरण 5 के आंशिक अवकलज से मैंने इसका आंशिक अवकलज किया तो ये बनेगा कितना डी यू, और यहाँ बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये बन गया कितना, यहाँ बना डेल यू अपॉन कितना डेल वाई, और ये बन गया कितना भाई डी वाई, और प्लस कितना डेल यू अपॉन कितना डेल जेड, ये बन गया कितना डी जेड बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी यू इक्वल टू, हाँ इतना ही रहने दो भाई, यहाँ से कंपेयर हो जाएगा अपना दोनों का। ये कोई नंबर लिख देता हूँ मैं कितना 6 नंबर। अब देखो समीकरण 4 तथा 6 की तुलना से दोनों डी यू बराबर हो गए, मैं इनकी तुलना कर लेता हूँ। समीकरण 4 तथा 6 की तुलना से भाई, समीकरण 4 तथा 6 की तुलना करूं तो यहाँ से निकल के आएगा कितना एफ एक्स, जो आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ से निकल के आएगा एफ आई, जो आएगा माइनस डेल यू अपॉन वाई, और यहाँ से निकल के आएगा एफ जेड, जो आएगा माइनस कितना डेल जेड, ये 7। अब ये एफ एक्स एफ आई एफ जेड के मान आ गए, और अपन ने संरक्षी बल कैसे मान रखा था, चूंकि अपने पास एफ फैक्टर था, कैसे बताओ, अपने पास एफ फैक्टर था भाई कुछ ऐसे, एफ फैक्टर मैंने माना था एफ एक्स कितना आई कैप, और यहाँ माना था एफ आई कितना जेड इक्वल टू के कैप। एफ एक्स एफ आई एफ जेड इसके कंपोनेंट के मान यहाँ से रख देता हूँ मैं, तो ये बनेगा कितना बताओ एफ फैक्टर, और एफ फैक्टर यहाँ तो आई कैप, यह बन जाएगा माइनस डेल यू अपॉन
डेल एक्स प्लस बनेगा जे कैप और माइनस कितना डेल यू अपॉन कितना डेल वाई और प्लस बनेगा जे कैप माइनस कितना डेल यू अपॉन कितना डेल जेड बनेगा। ठीक है, ये बना अपने पास एफ फैक्टर, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया सबसे, इसको आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स प्लस कितना लिख दूँ जे कैप डेल अपॉन कितना वाई प्लस जे कैप डेल अपॉन कितना डेल जेड और ये बना यू। ये कितना बना भाई यू। इसको अपन ने क्या लिखा था, अपन ने डेल ऑपरेटर लिखा था, डेल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर यू। ये अपना पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रूव कर लिया। कोई भी जो संरक्षी फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा फोर्स, तो उसको अपन ऋणात्मक प्रवणता किसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और माइनस ग्रेड यू में लेकर सकते उसके बराबर हो। ठीक है भाई, तो पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ पे अतः संरक्षी बलों को स्थितिज ऊर्जा के बलों को के ऋणात्मक अदिश प्रवणता, संरक्षी बलों को के ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, हैंड्स प्रूफ अपन ने सिद्ध। ठीक है, लिखो इसको। अगर अपन अगले सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो अपना सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, संरक्षी जो बल होगा, उसका अगर मैं कर्ल निकालूं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी शून्य आनी चाहिए, मतलब डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब, जब वो कैसा हो, संरक्षी हो, तो अपन संरक्षी मान लेके चले और अपन उस कर्ल क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे, कर्ल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगले स्टेटमेंट की बात कर लूँ मैं आपसे, अगला स्टेटमेंट लिखो या क्वेश्चन लिखो, की बात है। लिखो भाई, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बलों के संरक्षी बलों के कर्ल का मान, संरक्षी बलों के कर्ल का मान प्राप्त होता है। संरक्षी बलों के संरक्षी क्षेत्र के कर्ल का मान होता है। अर्थात आपको ये प्रूव करना है भाई, अर्थात आपको ये प्रूव करना है कर्ल ऑफ एफ, अगर एफ कंजर्वेटिव है या फिर ऐसे लिख कर्ल ऑफ कितना एफ फैक्टर इक्वल टू कितना 0। ये आपका स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करना है। ये आपका क्या है भाई, स्टेटमेंट है, इसको अपन को प्रूव करना है। चले करते हैं प्रूव भाई। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए अभी जो स्टेटमेंट प्रूव कराया उसका यूज कर लूँ। अगर संरक्षी, अगर कितना है संरक्षी, मैं मान लेता हूँ माना एफ फैक्टर संरक्षी बल, माना एफ फैक्टर एक संरक्षी बल, मैंने इसको संरक्षी बल मान लिया, संरक्षी बल है। अब संरक्षी है तो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिख सकता हूँ। तब मैं इसको एफ फैक्टर इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ग्रेडियंट ऑफ नंबर कितना। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके, एक लाइन वाला, दोनों तरफ कर्ल ले लो, इधर भी कर्ल इधर भी कर्ल, और कर्ल ग्रेड 5 मैंने तुमको प्रूव कराया था, वो ऑलवेज 0 होता है। तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, अपन को एग्जाम के लिए करना है, 5-6 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 का दोनों ओर कर्ल लेने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर, समीकरण 1 का दोनों ओर कर्ल लेने पर भाई, समीकरण 1 का दोनों ओर कर्ल लेने पर, तो ये लिया मैंने डेल क्रॉस एफ फैक्टर, और इसी को लिखते हैं कर्ल ऑफ कितना एफ फैक्टर। अब कर्ल लिया तो यहाँ भी कर्ल हो जाएगा, डेल क्रॉस कितना माइनस ग्रेडियंट ऑफ कितना, और इसको माइनस तो बाहर आ जाएगा, डेल क्रॉस नंबर कितने। ठीक है भाई, अब अपन को कर्ल को 0 लाना है, मतलब इस क्वांटिटी को सोल्व करना है, इसका मान 0 लाना है। मैंने पहले भी प्रूव, कर्ल ग्रेड 5 ऑलवेज 0 में एक बार और प्रूव करो।
ठीक है भाई। तो मैं लेके चलता हूँ, देखो चूंकि अपन को प्रूव करना है कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात कर लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं, माना, ठीक है भाई, माने क्या डायरेक्ट कर रहे। तो देखो चूंकि अपने पास कितना था ग्रेडियंट यू, और ग्रेडियंट यू आप जानते हो आई कैप डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा डेल एक्स प्लस कितना जे कैप, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन कितना प्लस हो जाएगा कैप, और ये हो जाएगा डेल जेड। ये कोई नंबर कितना 3। अब अपन को डेल क्रॉस यू करना है, डेल क्रॉस यू कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, स्पेस कम पड़ेगा उधर इसलिए। ठीक है, तो मैं कर्ल ग्रेड फाई निकालता हूँ, कर्ल ग्रेड यू निकालता हूँ। तो यहाँ बना कितना भाई आई कैप, यहाँ बना कितना कैप, और यहाँ बना के कैप। तो यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स बनेगा, पहले डेल अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, ये बना कितना डेल अपॉन, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी भाई, यहाँ कितनी डेल यू की वैल्यू कितनी, यहाँ बनेगा डेल यू अपॉन कितना डेल एक्स, यहाँ बनेगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ बनेगा डेल यू अपॉन कितना डेल वाई, और यहाँ बनेगा डेल डेल जेड बने। ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं अपने पास ऐसा। ठीक है, इसको अपन को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो आता है क्या आता है, जो पहले आई कैप के लिए सोल्व किया, इसको ये इस पे डेल अपॉन, और ये बना डेल यू अपॉन डेल जेड बना, माइनस बना डेल अपॉन डेल जेड, और ये बना कितना डेल यू अपॉन कितना बन गया डेल वाई बन गया। माइनस आएगा जे कैप, इसके लिए सोल्व किया तो जे वाला छोड़ूंगा, ये इस पे डेल अपॉन कितना डेल एक्स, और ये आएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, और माइनस कितना डेल अपॉन डेल जेड, और ये बन जाएगा कितना डेल यू अपॉन डेल एक्स बन जाएगा, प्लस बनेगा कितना भाई के कैप, और के कैप में कितना आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई, और माइनस बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये डेल यू डेल एक्स बन जाएगा। ऐसे अपना ये कर्ल निकल के आएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, या पहले एक्स के लिए करो फिर वाई के लिए करो, दोनों आते हैं बराबर आते हैं। यहाँ देखो कितना बनेगा, ये बनेगा कितना आई कैप, और ये बन जाएगा डेल टू यू डेल वाई डेल जेड, और माइनस करके ये डेल टू यू डेल जेड भाई, दोनों बराबर आएंगे। इसी प्रकार माइनस जे कैप की बात करूँगा, इसमें आ जाएगा कितना डेल टू यू अपॉन कितना डेल एक्स डेल जेड, और यहाँ आ जाएगा माइनस डेल टू यू अपॉन कितना डेल जेड कितना डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ करके आ जाएगा प्लस कितना के कैप, और के कैप में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल टू यू अपॉन कितना डेल एक्स डेल वाई, और माइनस कितना डेल टू यू अपॉन डेल वाई कितना डेल एक्स। तो मान कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ग्रेडियंट और ये ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। दो स्टेटमेंट अपन ने प्रूव कर लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या था, अगर संरक्षी फोर्स है एफ, तो उसको स्थिर ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिख सकता हूँ, माइनस ग्रेडियंट यू। अगर एफ कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में भी प्रूव करवा देता हूँ। यहाँ देखो शॉर्ट में देखना है ना, अपने पास कितना था एफ फैक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ दोनों और कर्ल से भाई। मैंने क्या किया, दोनों और कर्ल से भाई,
कर ले लिया भाई, दोनों और कर ले लिया, इधर बन गया डेल क्रॉस कितना एफ, और इधर बन जाएगा कितना डेल क्रॉस माइनस डेल ऑफ यू, माइनस बाहर आ जाएगा, कर्ल कर्ल ग्रेड यू। और मैंने तुमको ऐसे लिखाया था, अगर ऐसा हो कर्ल ग्रेड फाई और बोला था फाई क्या होना चाहिए स्केलर, तो ये क्या होता है जीरो, क्वांटिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यहाँ से भी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा डेल क्रॉस एफ, हाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब एफ कैसा है कंजर्वेटिव है, एफ कैसा है कंजर्वेटिव। लेकिन एग्जाम में ये वाला नहीं करके आना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कोई आप कंप्यूटर देते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर अपन को एग्जाम में करना है तो अपन को ऐसे सब आना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेटमेंट और प्रूव कर लेते हैं, फिर बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो भाई, अगला स्टेटमेंट देखो, अगला स्टेटमेंट ये है कि सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल, रेखीय प्रत्यानयन बल, सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल, ठीक है, के कर्ल का मान शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल के कर्ल का मान, के कर्ल का मान शून्य होता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रेखीय प्रत्यानयन बल क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रेखीय प्रत्यानयन बल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। देखो भाई, माना एफ वेक्टर एक रेखीय प्रत्यानयन बल है, माना एफ वेक्टर एक रेखीय प्रत्यानयन बल है, और रेखीय प्रत्यानयन बल कैसे पढ़ते थे अपन, एफ वेक्टर समानुपाती विस्थापन के, विस्थापन आर पोजीशन, एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस के, और ये कितना बन जाएगा आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ वेक्टर माइनस के आर आर कैप लिखूँ, ऐसे भी चल सकता है। और अगर ऐसे लिखना चाहूँ यहाँ से, तो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस कितना के, और पोजीशन कितना एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना भाई जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ और इसको, एफ वेक्टर कितना बन जाएगा माइनस के एक्स आई कैप माइनस कितना के वाई जे कैप माइनस कितना के जेड कितना के कैप, ये कोई एक। अपन अब ये रेखीय प्रत्यानयन बल है, तो मतलब इसका कर्ल निकालना है। अगर वो कर्ल कितना आए जीरो, अपन को ये प्रूव करना है भाई। ठीक है, तो समीकरण एक का कर्ल लेने पर भाई, समीकरण एक का कर्ल से, तो कर्ल लिया मैंने, तो कर्ल में क्या चाहिए मुझे, डेल क्रॉस कितना चाहिए भाई एफ चाहिए। डेल क्रॉस एफ कैसे सोल्व करता हूँ, आई जे कैफ और इधर कितना के कैफ, यहाँ कितना बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ कितना बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ कितना बनेगा डेल अपॉन डेल जेड, माइनस कितना के एक्स माइनस कितना के वाई और माइनस कितना के जेड। के क्या है भाई, कोई कांस्टेंट है वहाँ पे, है ना, के क्या है कोई कांस्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो ठीक है, डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं अपन। डिटरमिनेंट सोल्व किया मैंने, डेल क्रॉस कितना भाई एफ वेक्टर, देखना भाई एक बार, ये बनेगा आई, ठीक है, इसको छोड़ा, ये इस पे ऑपरेट हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, कहाँ बना कितना डेल अपॉन डेल वाई माइनस कितना के जेड माइनस कितना के जेड माइनस कितना डेल अपॉन कितना डेल जेड और माइनस कितना के वाई। एक तो ये बना, माइनस कितना जे कैप, यहाँ बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स और बन जाएगा माइनस कितना के जेड, माइनस कितना बनेगा के जेड और माइनस बनेगा डेल अपॉन कितना भाई, ठीक लिखा मैंने। इसकी आई कैप की बात करूं तो वाई पे के जेड ऑपरेट हो गया, जेड पे है। इसकी बात करूं तो एक्स पे के जेड आ गया और जेड पे एक्स आ जाए। हाँ, ये बना कितना जेड और माइनस कितना बन जाएगा के एक्स बन जाएगा, प्लस बनेगा कितना भाई के कैप, यहाँ बनेगा डेल अपॉन कितना बताओ डेल एक्स बनेगा और ये बनेगा माइनस कितना के वाई और माइनस कितना डेल अपॉन कितना डेल वाई माइनस बनेगा कितना के एक्स बनेगा, ऐसे आएगा। अब देखो के तो कांस्टेंट है, वाई का जेड के लिए जीरो, के कांस्टेंट है, जेड का वाई के लिए जीरो, एक्स का जेड के लिए जीरो, एक्स का जेड के लिए जीरो, वाई का एक्स के लिए जीरो, एक्स का वाई के लिए जीरो, सारी टर्म क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डेल क्रॉस एफ इक्वल टू कितना बनेगा जीरो। आखिर रेखीय प्रत्यानयन बल क्या है भाई,
रेखीय प्रत्यानयन बल क्या है? रेखीय प्रत्यानयन बल क्या है भाई? संरक्षी बल है। रेखीय प्रत्यानयन बल कैसा है? संरक्षी है। कंजर्वेटिव आ रहा है, कर्ल कितना हो गया? 0। अब कर्ल 0 है तो इसको माइनस प्रवणता के रूप में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब देखो अगर इस फोर्स की मैं कंपेयर करूं, इस फोर्स की मैं कंपेयर करूं तो ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। मैं लिखता हूं चूंकि संरक्षी बलों से भाई, मैं लिखता हूं यहाँ पे संरक्षी बलों से भाई, संरक्षी बलों से, तो संरक्षी बलों से मैं बात करूं तो संरक्षी बलों में कितना होता है? डेल क्रॉस एफ। हाँ, परिभाषा की बात करूं तो संरक्षी बलों में अपन ने ऐसा पढ़ा था, एफ वेक्टर इक्वल टू कितना? के अपॉन आर की पावर एन, और ये बनेगा कितना? प्लस माइनस कितना? आर कैप। यहाँ प्लस माइनस तो ये बन रहा है आर कैप, और के और आर आ रहा है, मतलब यहाँ अगर लिखूं मैं एन इक्वल टू कितना बताओ? एन इक्वल टू कितना रखूं बताओ? -1। एन इक्वल टू -1 रखूं तो ये बन जाएगा कितना? एफ इक्वल टू के, और आर की पावर कितना? यहाँ नीचे 1, ऊपर जाके -1, लेकिन माइनस रखना है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और यहाँ बनेगा कितना? माइनस आर कैप। तो ये कैसा फोर्स बना अपने पास? ये कैसा फोर्स बचा भाई? प्लस माइनस तो अट्रैक्शन रिपल्सन, ठीक है। एक ऐसा फोर्स अपना केंद्रीय बल है। ये कैसा है? केंद्रीय बल है भाई। ये क्या है अपने पास? केंद्रीय बल है, सेंट्रल बल है। मतलब ये हुआ कि केंद्रीय बल भी क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं, और उनको उनका कर्ल भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है भाई। हाँ, संरक्षी नहीं, केंद्रीय बलों से, ठीक है। केंद्रीय बलों की परिभाषा से भाई, केंद्रीय बलों की परिभाषा से, केंद्रीय बलों की परिभाषा से, ठीक है। तो अपन क्या समझे? अपन ये समझे कि ये सेंट्रल फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स है, उसका कर्ल कितना है? 0 है, तो संरक्षी बल है, और संरक्षी बल है तो कर्ल 0 होता है। अतः केंद्रीय बल भी क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं, और उनका कर्ल का मान भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक लाइन, अतः केंद्रीय बल भी, अतः केंद्रीय बल भी, अतः केंद्रीय बल भी संरक्षी बल होते हैं। अतः केंद्रीय बल भी संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्थिति कीजिए केंद्रीय बल संरक्षी है, कोई भी या तो एग्जांपल लेके समझा देना, या फिर ये जनरल डेफिनेशन लेके आप उसको समझा देना, आर की पावर एन लेके। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं भाई? कर्ल 0 होता है अगर सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल डिपेंड करता है, और स्थिर ऊर्जा की ऋणात्मक अदिश प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने स्टेटमेंट थे भाई, 3 स्टेटमेंट हैं, और मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर करा दिए, ठीक है। अब अपन आज की क्लास में तो इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन चर्चा करेंगे तो मैं चर्चा करूंगा आपसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे की, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम किसको कहते हैं, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम है, अगर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है किसी पार्टिकल के लिए तो अपन वहां भी ये प्रूव करेंगे कि वहां जो लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, वो कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, संरक्षी बल होगा। वो सब चीजें अपन को देखनी है, सब चीजें अपन कल की क्लास में देखते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही भाई, ओके भाई।